की चार दीवारी है वो एक तरह का बंधन होता है 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए। जब हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के पहले ही सिद्धांत पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे के इस स्वभाव में और स्कूल की व्यवस्था में इस समय एक बुनियादी अंतर्विरोध है। स्कूल चाहता है कि बच्चा चुपचाप 5-6 घंटे वहां पर बैठे और एक के बाद एक जो पीरियड्स लग रहे हैं उनमें जो बातें उसको बताई जा रही हैं उनको ग्रहण करे, सीखे और उनको याद कर ले, और याद करने के बाद जब इम्तिहान में वो बातें पूछी जाएं तो उनको ज्यों का त्यों बता दे। दूसरी तरफ बच्चा चाहता है कि जो बदलती हुई ऋतुएं हैं उनमें वो पेड़ों को देखे, चींटियों को देखे, कीड़े मकोड़ों को देखे, हवा में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको अपनी त्वचा पे महसूस करे, भागे दौड़े, रात को चांद खिलता है उसकी कलाओं को खुद देखे, सितारों को देखे। एक बच्चे में असीम जिज्ञासा होती है दुनिया को समझने की। तो हमारा जो नया राष्ट्रीय ये दस्तावेज है NCF 2005 की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, वो शुरू इस बात से होती है और पहले सिद्धांत के तौर पर वो कहती है कि बच्चे की जो स्कूल के बाहर की जिंदगी है, घर की जिंदगी है, आस पड़ोस की जिंदगी है, उस जिंदगी को स्कूल की जिंदगी से जोड़ा जाए। यानी स्कूल के बाहर जो हो रहा है, खिड़की से जो दिखाई दे रहा है, वो बच्चे के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वो स्कूल के अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण बने। स्कूल की परिधि में जो गतिविधियां चल रही हैं, जिनका उद्देश्य पाठ्यक्रम ने निर्धारित किया है, उन गतिविधियों को बच्चे के इन स्वाभाविक अनुभवों से जोड़ा जाए। यानी कि बच्चे को लगे कि मैंने जो बाहर देखा, बाहर सुना, वो मैं इस कक्षा में भी कह सकूं, और जब वो कहे तो उसके कहने की कद्र की जाए। यहां से भाषा शिक्षण की शुरुआत होती है, यहां से गणित की शुरुआत होती है, यहां से सामाजिक विज्ञान की या पर्यावरण विज्ञान की शुरुआत होती है, बच्चे के अपने अनुभवों से। हमारी शिक्षा व्यवस्था में आज ये कमजोरी है कि हम बच्चों के अपने अनुभवों को, उनकी अपनी स्वाभाविक भाषा को, स्वाभाविक बोली को, जुबान को बहुत जल्दी एक मानक भाषा में या एक मानक सोच के सांचे में ढाल देना चाहते हैं। हम अपनी व्यवस्था में एक छोटे बच्चे और एक किशोर में फर्क नहीं कर पाते। हालांकि शिक्षक सीखते जरूर हैं शिक्षक प्रशिक्षण में कि बाल मनोविज्ञान ऐसा होता है, शिशु ऐसा होता है, किशोर ऐसा होता है, लेकिन जब वो कक्षा में पहुंचते हैं तो इन मुद्दों पर अमल नहीं करते। इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो जब बीएड में ये सब सीखते हैं तो उनका उद्देश्य भी वही होता है जो शिक्षा व्यवस्था का है, यानी कि बीएड पास करना, अच्छे नंबर लेना। तो यानी आप वहां अगर शिशु मनोविज्ञान और किशोर मनोविज्ञान के सही प्रश्नों का उत्तर दे दें तो आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये विचार नहीं होता कि इस बात को हमें कक्षा में अमल में लाना है। तो जब कक्षा में वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि कक्षा 1 का बच्चा, 5-6 साल का जो बच्चा है, वो जो जुबान बोल रहा है वो तुरंत मानक भाषा में आनी चाहिए, उसकी गलतियों को बस आज ही ठीक कर देना है। जब वो लिखना सीख रहा है तो हम उसकी गलतियां ही शिक्षक को दिखलाई देती हैं। जब वो पढ़ना शुरू करता है तो लगता है कि वो उसका उच्चारण आज ही सही हो जाए। यानी कक्षा 1-2 में ये जो आरंभिक वर्ष हैं शिक्षा के, इन 2 में हमें बच्चों को इस तरह से देखना है कि वो अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ आए हैं और इन प्राकृतिक क्षमताओं को पहचान के उन्हीं को संवारना, उन्हीं को निखारना, उन्हीं को प्रोत्साहित करना, ये हमारी शिक्षा का उस समय उद्देश्य होना चाहिए। अगर उस उद्देश्य का हम उस समय पालन कर सकें, इसकी दिशा में बढ़ सकें, तो 5वीं तक या 6ठी तक आते आते वो बच्चा एक ऊर्जस्व प्राणी होगा। वो चुप नहीं बैठेगा बल्कि वो भागीदार बनेगा हमारी चर्चाओं का, और वो जब हम विज्ञान की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं पढ़ाएंगे उसको, तो उन अवधारणाओं को तौलेगा, अपने विवेक से जांचेगा, और जब वो और भी आगे बढ़ेगा यानी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पहुंचेगा जहां उसे ज्ञान की काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है, उस समय वो फिर शिक्षक के बताए गए सत्य का ही मोहताज नहीं रहेगा बल्कि अपने दिमाग से सोचेगा, नए नए स्रोतों को ढूंढेगा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेगा। वो पाठ्य पुस्तक
से शुरू होकर के तमाम अन्य स्रोतों की तरफ बढ़ेगा। तो यदि हमने एक बच्चे की स्वाभाविक क्षमताओं को और अपना निर्णय खुद लेने की क्षमता को कुचलने की जगह प्रोत्साहित किया, तो किशोर बनते बनते वो एक ऐसा बच्चा बनेगा जो तय कर सकेगा कि मुझे कौन से विषय पढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। यानी अपनी शिक्षा का उद्देश्य वो खुद सोच सकेगा। आज की तारीख में हम देखते हैं कि बच्चे या तो माता पिताओं के दबाव में आ जाते हैं कि माता पिता भी एक स्टीरियोटाइप ढंग से सोचते हैं कि इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इसके सिवा दो चार और चीजें सोच के वो बच्चे की जो विविध इच्छाएं हैं उनको नहीं समझ पाते। और हमारे युवक भी हम देखते हैं कि यहाँ तक कि पीएचडी स्तर तक आते आते पूछते हैं कि हम पीएचडी किस टॉपिक पे करें। जो हायर सेकेंडरी का बच्चा है वो जानना चाहता है कि हम विषय कौन सा लें। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो अपना उद्देश्य खुद बनाने की इच्छा है और उस उद्देश्य के लिए खुद अपनी ऊर्जा से काम करने की जो एक क्षमता है वो हम विकसित नहीं कर पाते। अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां बच्चों की ये क्षमताएं बचपन से ही हम संवारेंगे, उनको निखारेंगे, तो आगे चल के ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आज हमारे सामने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा संसार खुला हुआ है। प्रकृति का संसार तो है ही, और उसके अलावा जो बड़े हैं हमारे समाज में उनसे सीखना, जानना, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देखना, ये तमाम स्रोत तभी उसके लिए खुलेंगे अगर उसकी जिज्ञासा को और उसकी स्वाभाविक क्षमता को हमने कक्षा 1 और 2 में कुचल नहीं दिया है। अगर उस समय हम थोड़ा सा पीछे रहें और बच्चे को आगे करें तो बहुत सा आगे का रास्ता हमारे लिए ही आसान हो जाएगा। और जब हम कक्षा 11-12 में पहुंचते हैं जहां अनुशासन की बड़ी बड़ी समस्याओं की चर्चा आजकल शिक्षक करते हैं, वो समस्याएं बहुत कुछ अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे के भीतर से ये इच्छा होगी कि वो सीखे, कि वो जाने, संसार को समझे, और उसके लिए जिस जिस तरह के उपकरण, जिस जिस तरह के स्रोत उपलब्ध हैं उनकी तरफ वो स्वयं लालायित होगा। आज की शिक्षा की इस कमजोरी को कि वो इतनी रिजिड है, बंधी हुई है नियमों से, कि हम खुद भी डरते हैं कुछ नया करने से और बच्चे को भी डराते हैं कुछ नया करने से। इसलिए बावजूद इसके कि हम अन्य तमाम क्षेत्रों में भारत को आज एक बहुत नई तरह की दिशाओं में बढ़ता हुआ देखते हैं, शिक्षा में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम नवाचार से एक तरह से संकोच करते हैं, डरते हैं, और इसी प्रवृत्ति को हम बच्चों में भी उत्पन्न करते हैं। इस कमजोरी को अगर हम दूर कर सकें तो ये जो संविधान ने एक निर्धारित किया है उद्देश्य, एक लोकतांत्रिक समाज बनाने का, और उस समाज के लिए ऐसा नागरिक बनाने का जो खुद अपने दिमाग से सोच सकता हो, जो निर्णय ले सकता हो, और जिसको दुनिया के किसी भी जटिल प्रश्न से डर न लगता हो, जो प्रश्नों से भागता नहीं हो बल्कि उनसे जूझता हो, और जब वो कठिन प्रश्न देखे तो और भी ज्यादा वो खुश हो जाए क्योंकि उसके सामने एक ज्यादा बड़ी चुनौती हो। इस तरह का एक नागरिक बनाने का जो उद्देश्य है वो हम पूरा कर सकेंगे।